हेलो टू एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। तो पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, देखो, हर एक कोर्स, हर एक कंटेंट का एक एक गोल होता है। मतलब जो टीचर जो हमको कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर के पीछे उनका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझें, इस चैप्टर को अच्छे से अप्लाई करें अपने डेली लाइफ पे। जैसे आपके बचपन पे टीचर आपको पढ़ाते थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सारा क्यों पढ़ाते थे? ताकि आप इन चीज़ों को समझें और अपने जो डेली लाइफ है उसको यूज करें। अगर आपको प्लस अगर नहीं आता तो अपने डेली लाइफ में आप बहुत चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो हर एक चैप्टर का, हर एक कोर्स का, हर एक सिलेबस का, हर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का एक एक उद्देश्य होता है। उससे हम लोग कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ओके, हर एक चीज़ का एक एक उद्देश्य होता है। तो असेसमेंट देखो, असेसमेंट अलाउ द इंस्ट्रक्टर टू चेक द डिग्री, ये वाला देखो, टू चेक द डिग्री टू विच द स्टूडेंट आर मीटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक टीचर आपको कुछ पढ़ा लिए, एक चैप्टर पढ़ा लिए, तो आप कितना अच्छे से समझ रहे हो वो कैसे पता लगाएंगे कि आप ये चैप्टर समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो? वो कैसे पता लगाएंगे? वो थ्रू असेसमेंट के जरिए ही आपको ये पता लगाएंगे वो कि आप कितना अच्छे से समझ रहे हो। जैसे आपके टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, कोई क्विज करवा देते हैं, कोई एग्ज़ाम करवा देते हैं, यूनिट टेस्ट करवा देते हैं। ये सारे क्या है? ये सारे असेसमेंट है। ओके, और यहीं से ही टीचर पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना अच्छे से समझ रहा है, कौन सा बच्चा क्लास में नहीं समझ रहा है। ये थ्रू असेसमेंट के जरिए ही टीचर पता लगवाते हैं। ओके, तो असेसमेंट अलाउ द इंस्ट्रक्टर, ये टीचर को अलाउ करता है कि टू चेक द डिग्री, मतलब बच्चे कितने डिग्री तक समझ रहे हैं। मतलब एक डिग्री, जैसे आप सुबह उठते हो अपने फ़ोन पे चेक करते हो, जैसे अभी धूप का महीना है तो मतलब सुबह मतलब ये चेक करते हो कि आज कितना डिग्री का टेम्परेचर है। मतलब जैसे 40 डिग्री है तो मतलब आपको लगता है अरे आज बहुत ही धूप होगा। मतलब वैसे ही, मतलब आप कितना डिग्री तक समझ रहे हो वो असेसमेंट के जरिए ही एक टीचर पता लगवाते हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस वे ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव। ये आपको एक दो पॉइंट लिखना होगा एग्जाम पे, एक या दो भी लिखने से बहुत है। तो देखो, पहला हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे वे हैं एक ऑब्जेक्टिव को लिखने। जैसे आप राइट क्लियर ऑब्जेक्टिव विच डिफाइन द स्पेसिफिक आउटकम, मतलब पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखो। जैसे आप चैप्टर पढ़ा रहे हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, तो उसका पूरा उद्देश्य लिखो, मतलब उसका स्पेसिफिक आउटकम, उससे आपको, आपके जो बच्चे हैं उसको क्या मिलेगा। जैसे आपके बच्चे को अपने डेली लाइफ पे उसको अप्लाई करने का उसको मौका मिलेगा। तो हर एक चैप्टर लिखो और वो चैप्टर का नाम भी लिखो और उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा वो भी लिखो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपके साइंस के चैप्टर पे होता है, तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा। बच्चे अपने एनवायरनमेंट को समझेगा, बच्चा ये समझेगा कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग होता है और हमें ये जो CO2 ये वाला गैस को थोड़ा लिमिटेडली यूज करना है। ओके, जैसे बहुत सारे हमको ज़्यादा ये AC जो है, रेफ्रिजरेटर है, इससे भी तो बहुत सारे गैस निकलते हैं ना जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसको थोड़ा लिमिटेड यूज करना है। जिस जिस चीज़ से CO2 निकल रहा है उस चीज़ को यूज ज़्यादा नहीं करना है। तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट को समझे, इसीलिए ही टीचर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाते हैं। ओके, तो आप हमेशा जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को लिखो और उससे क्या बच्चे को फ़ायदा मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव भी लिखो, मतलब वो आउटकम भी लिखो। देन फॉर्म द बेसिस अपॉन विच टू सिलेक्ट और डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। फिर जो आप वो ऑब्जेक्टिव लिखे, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाना चाहते हो तो कैसे समझाओगे, कौन कौन सा मटेरियल लोगे ताकि बच्चों को ये ग्लोबल जो वार्मिंग है वो समझ में आए। ओके, जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो प्लस माइनस, तो कैसे पढ़ाओगे, कौन कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे ताकि बच्चे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझे। जैसे आपका मैथ का भी एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस अगर पढ़ा रहे हो तो आप कौन कौन सा मटेरियल यूज करोगे, किस चीज़ का आप हेल्प लोगे ताकि बच्चे प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। ओके, देन प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग और असेसिंग व्हेन द असेसमेंट पर्पज हैज़ बीन अकॉम्प्लिस्ड। ओके, देन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये आपको एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। ओके, ये 4 पॉइंट आप लिख लेना। देन है आपका, तो देखो आपका नेक्स्ट है द 3 ग्रुप ऑफ डोमेन आइडेंटिफाई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम। तो ये बेंजामिन ब्लूम के बारे में ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर पे पढ़ भी चुके हो, इसका एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा आपके में। तो बेंजामिन ब्लूम आपके 3 ग्रुप ऑफ डोमेन आइडेंटिफाई किए थे
तो वो 3 डोमेन क्या क्या है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कैप सी से आएगा आपका कॉग्निटिव, पी से आएगा आपका साइकोमोटर एंड एस ए से आएगा आपका इफेक्टिव डोमेन। तो कॉग्निटिव मतलब होता है इट रिलेट्स टू ऑल योर मेंटल प्रोसेस। जितने भी आपके मेंटल प्रोसेस के रिलेटेड है वो सारे आपके कॉग्निटिव पे आएंगे, जैसे आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रिमेंबरिंग। तो ये सारे जितने भी आपके मेंटल प्रोसेस हैं ये सारे आपके कॉग्निटिव पे आएंगे। ओके, देन आपका है साइकोमोटर। साइकोमोटर पे आपके सारे फिजिकल स्किल आएंगे, मतलब जहाँ पे आपका बॉडी यूज हो रहा है, मतलब जहाँ पे आपका हाथ, मुंह, पाँव जहाँ पे हिल रहा है, वो सारे आपके साइकोमोटर डोमेन पे आते हैं। इफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है जहाँ पे आपका इमोशनल वैल्यू का आ जाता है, आपका इमोशनल एटीट्यूड, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल वैल्यू, ये जितना है ये सारा आपका इफेक्टिव डोमेन पे आता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझना। देखो अभी हम लोग एक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो इस जो टेबल है यहीं पे देखो 2 है। तो यहीं पे क्या लिखा हुआ है? टाइप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या आपका उद्देश्य हो सकता है, एक टीचर का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, उस उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। और उस उद्देश्य को कैसे पता लगवाएंगे टीचर कि वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। मतलब एक टीचर जैसे कुछ चैप्टर पढ़ा दिए तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो, तो वो कैसे पता लगवाएंगे। इस टेबल पे हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो उस जो जरिया होता है कि टीचर कैसे पता लगाएंगे कि आप समझ रहे हो या नहीं, उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट। तो इस वाले बॉक्स पे, ये जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है, यहीं पे सिर्फ यही वाला ही पढ़ेंगे कि टीचर कैसे पता लगाएंगे कि आप समझ रहे हो या नहीं। और यहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। एक टीचर जब एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक प्रैक्टिकल करवाता है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। ओके, तो पहला हम लोग उद्देश्य पढ़ेंगे रिमेंबरिंग। ओके, तो टीचर जो एक चीज़ जो पढ़ाता है तो ये उसका एक उद्देश्य भी होता है कि बच्चे उसको याद कर पाए। ओके, तो उनको कैसे पता लगेगा, एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि आपका दिमाग पावर कितना है, आपका मतलब याद करने का पावर कितना है। तो देखो यहीं पे लेवलिंग डायग्राम है। जैसे आपको कोई डायग्राम दे दिया, जैसे आप छोटे बच्चे हो तो मतलब ऐसे आपको एक डायग्राम ऐसे दे दिए और आपको यहीं पे लेवल करना होगा कि ये वाला क्या है। मतलब अगर यहीं पे सपोज आँख है तो यहीं पे आपको ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे दे देंगे, आपको यहीं पे लिखना है। जैसे यहीं पे आपको लिखना होगा आई, ये वाला क्या है आपका है नेक। तो यहीं से टीचर क्या पता करा रहे हैं कि आपका दिमाग पावर कितना है। अगर एक बच्चा अगर सारा अगर ठीक ठीक लिख रहा है इसका मतलब उसका रिमेंबरिंग पावर बहुत अच्छा है। ओके, जैसे आपके टीचर ऐसे एक लीफ भी दे सकते हैं और आपको बोलेंगे कि इसका सारा लेवलिंग करो। तो एक बच्चा अगर सपोज इसको बोलेगा पिटाइल, ये बोटनी वाले स्टूडेंट अच्छे से जान पाएंगे, इसको बोलते हैं लेमिना, इसको कहते हैं मिड्रिप। अगर एक बच्चा अगर सारा सारा अगर ठीक ठीक लिख रहा है इसका मतलब उसका रिमेंबरिंग पावर बहुत अच्छा है। ओके, तो ये सारा आपका असेसमेंट है। और एक देखो रिसाइटिंग, आप छोटे क्लास पे ये देखे होंगे कि पोइम सुना वो बोलते हैं टीचर। तो ये उससे क्या टेस्ट करवाते हैं टीचर कि वो बच्चा को ये जो पोइम है याद रह पा रहा है या नहीं, उसका रिमेंबरिंग पावर कितना है। इसलिए टीचर बोलते हैं कि पोइम सुनाओ, ये और या कोई फिर क्लास की कोई कहानी सुनाओ। यहीं पे आपके टीचर आपके रिमेंबरिंग पावर को टेस्ट करते रहते हैं। और आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस एंड द आपके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहीं से ही एक टीचर पता लगवाते हैं कि आपका रिमेंबरिंग पावर कितना अच्छा है। ओके, देन है आपका अंडरस्टैंड। स्टूडेंट विल बी, आपका सेकंड उद्देश्य क्या है? अंडरस्टैंड, कि बच्चा देखो टीचर जब भी कुछ पढ़ाते हैं ना उनका ये भी और एक उद्देश्य होता है कि बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझें। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे रटना मतलब कोई नहीं रहता, वहीं पे आपको समझना रहता है। अगर आप उसको अगर रट लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उस चीज़ को समझना ही होगा। जैसे मैथ पे होता है, आप ऐसे बचपन पे ऐसे प्लस एडिशन ये सारा क्या होता है, आप इसको ऐसे मतलब रट भी सकते हो कि 1+1, मतलब जैसे आपका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है 2 1 जा 2 2 2 जा, ये वाला आपका सारा रटने वाला चीज़ है। यहीं पे कॉन्सेप्ट वाला चीज़ ज़्यादा नहीं है। पर ऐसे जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया या कोई ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वहीं पे आपको समझने का चीज़ रहता है, वहीं पे कोई रटने वाला चीज़ नहीं रहता है। तो हर एक चैप्टर का एक एक उद्देश्य रहता है कि ये चैप्टर बच्चा अच्छे से समझे। ओके, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। जैसे टीचर क्या करेंगे, आपका ओरल या रिटन एग्ज़ाम करवा देंगे, या फिर क्लासिफाइंग और कैटेगराइजिंग केसेस, एलिमेंट, इवेंट,
पैराफ्रेजिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइंडिंग आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल, ये सारे आपके असेसमेंट है। मतलब यहीं से ही एक टीचर पता लगवाएंगे कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। ओके, यहीं से आपका 2-3 लिख सकते हो एग्जाम पे। देन आपका थर्ड टेबल है अप्लाई स्टूडेंट, मतलब अप्लाई। ओके, मतलब हर एक चैप्टर का देखना, एक एक होता है एक एक चैप्टर के, वहीं पे ना ही आपको समझना होता है ना ही आपको रटना रहता है, वहीं पे आपको अप्लाई करना रहता है। ओके, तो टीचर मतलब इसीलिए उस चैप्टर को पढ़ाते हैं ताकि आप उसको अपने डेली लाइफ पे अप्लाई कर सको। तो आपका असेसमेंट क्या है? एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू यूज प्रोसीजर टू सॉल्व और कंप्लीट फैमिलियर और अनफैमिलियर टास्क। आपका जो परफॉर्मेंस, आपका जो लैब वर्क है, तो लैब पे क्यों हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं? ताकि टीचर ये पता लगा सके कि जो थ्योरी पे पढ़ाया जा चुका है आप उसको रियली मतलब अपने खुद के प्रैक्टिकल लाइफ पे उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि थ्योरी पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके रहते हैं और उसी को ही हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे करते हैं। तो टीचर इसी के लिए ये प्रैक्टिकल कराते हैं कि वो जो थ्योरी है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, देन आपका है फोर्थ वाला उद्देश्य है आपका एनालाइज। आप किस मतलब वो जो चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो। ओके, तो यहीं पे आपका है क्रिटिक्स, लैब, पेपर, प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट मैप। देन आपका है इवालुएट। इवालुएट पे आपका है डायरी, प्रॉब्लम सेट, प्रोडक्ट रिव्यू, केस स्टडी। आपको थोड़ा थोड़ा बस 4-5 याद करना है। क्रिएट, क्रिएट पे आपका है सेट डिजाइनिंग, असे, रिसर्च प्रोजेक्ट, म्यूजिकल कंपोजिशन, परफॉर्मेंस असे। ओके, देन आपका है टाइप्स। अगर आप इतना अगर समझ लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लिए, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये समझ लिए तो ये जो बाकी जो है आप आराम से समझ पाओगे। तो देखो पहला हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या क्या टाइप होता है? द टर्म असेसमेंट इज जनरली यूज टू रेफर टू ऑल द एक्टिविटी टीचर्स यूज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न एंड गॉज स्टूडेंट प्रोग्रेस। असेसमेंट का मतलब होता है वो सारा एक्टिविटी, रेफर टू ऑल द एक्टिविटी that teacher use in the classroom to help student learning and gauge का मतलब होता है measure। ओके, तो आपकी क्लास पे जो जो भी एक्टिविटी आपके टीचर करवाते हैं ताकि आपका लर्निंग पे आपका हेल्प हो और आप कितना प्रोग्रेस कर कर रहे हो वो मेजर हो सके। ओके, वो सारे एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं असेसमेंट। जैसे प्रोजेक्ट होता है, आपके टीचर अगर प्रोजेक्ट दे दिए वो भी असेसमेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है क्लास पे करवाते हैं और प्रोजेक्ट से क्या आपको मिलता है, आपके लर्निंग को और सपोर्ट मिलता है। आप जो थ्योरी पे पढ़े रहते हो आप उसको एक प्रैक्टिकली देखते हो, तो मतलब आपके लर्निंग पे वो सपोर्ट मिलता है। और यहीं से टीचर ये भी पता लगाते हैं, मतलब मेजर, कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप थ्योरी अगर अच्छे से समझे होंगे तभी आप वो जो प्रोजेक्ट है आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, तो असेसमेंट का मतलब होता है वो सारा एक्टिविटी जो आपके टीचर आपके क्लासरूम पे करवाते हैं ताकि आपके लर्निंग को हेल्प मिल सके और आपका प्रोग्रेस को वो मेजर कर सकें। जैसे आपका क्विज हो गया, डिबेट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, फाइनल टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली टेस्ट हो गया, ये सारे क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है जहाँ पे आपके लर्निंग को सपोर्ट भी मिलता है और आपके प्रोग्रेस को टीचर चेक भी करते हैं, मतलब गॉज भी कर सकते हैं। तो इसके देखो 4 है असेसमेंट, 4 है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो फॉर्मेटिव एंड समेटिव, तो ये शायद सभी को पता होगा कि फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो मतलब ड्यूरिंग लर्निंग जो असेसमेंट टीचर करवाते हैं। जैसे मतलब कुछ पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिए, कोई क्विज का कोई कंपटीशन कर लिए, वो सारा क्या हो रहा है, वो आपकी ड्यूरिंग लर्निंग, मतलब पढ़ाई चल रहा है और आपका असेसमेंट भी साथ ही साथ चल रहा है। मतलब टीचर ये भी मेजर कर रहे हैं कि आप कितना अच्छे से समझ रहे हो। ये सारे आपके फॉर्मेटिव पे आते हैं। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स और ए प्रोजेक्ट। मतलब पूरा जो साल भर आपका चलता रहता है, यहीं पे आपका कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है कि ये वाला इसी टाइम पे होगा। मतलब ये पूरा साल भर चलता रहेगा। जैसे टीचर आज कुछ पढ़ा लिया, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिए, फिर और एक न्यू चैप्टर पढ़ाए, फिर वहीं का कोई क्वेश्चन पूछ लिए, फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिए। मतलब ये साल भर चलता रहता है। मतलब साल भर आपके टीचर आपको मेजर करते रहते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ओके, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑल्सो रेफर टू एज द एजुकेटिव। इसको एजुकेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है, जो आपकी लर्निंग को हेल्प करता है। एड मतलब हेल्प करता है। इन एन एजुकेशनल सेटिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट माइट बी अ टीचर और पीयर और द लर्नर। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये टीचर भी ले सकते हैं या कोई आपके साथी भी ले सकते हैं। ओके, बट जनरली आपके टीचर ही होते हैं, क्योंकि क्लासरूम पे टीचर ही होते हैं।
देन आपका है समेटिव। समेटिव मतलब देखो नाम से पता चल रहा है सम, मतलब ये पूरा ऐसे साल भर नहीं चलता, जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है वहीं पे क्या होता है, मतलब एक पूरा एक मतलब स्पेसिफिकली एक डिज़ाइन आपका एक टेस्ट लिया जाता है, वहीं पे आपको ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, आपको आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, मतलब बहुत ही वो फॉर्मल टेस्ट होता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब जो आपके एंड पे होते हैं, जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और ए प्रोजेक्ट, मतलब पूरा जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है, मतलब आपका 6 ईयर पे, मतलब सॉरी 6 मंथ पे जो जो पढ़े हो वो सारे का एक टेस्ट लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट। जो एंड पे होता है उसे हम लोग कहते हैं समेटिव। ओके, देन है इन एजुकेशनल सेटिंग समेटिव असेसमेंट आर टिपिकली यूज टू असाइन स्टूडेंट अ कोर्स और ए ग्रेड। समेटिव असेसमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों को एक मार्क्स मिल सके, एक ग्रेड मिल सके, जैसे आपके फाइनल एग्जाम के बाद आपको एक ग्रेड मिलता है कि आप 6 क्लास पे ए ग्रेड पे हो, या कोई ग्रेड मिलता है A+ ग्रेड, तो ये सारे आपके समेटिव असेसमेंट के अंडर आते हैं। ओके, देन आपका है, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक, तो देखो आपके और एक भी असेसमेंट है डायग्नोस्टिक। देखो आप जब कोई डॉक्टर के पास जाते हो वो ऐसे ही मतलब मेडिसिन नहीं लिखते हैं, वो पहले डायग्नोस करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट करवाते हैं या और कुछ टेस्ट करवाते हैं, MRI टेस्ट करवाते हैं, मतलब पहले टेस्ट करते हैं, मतलब पहले आपकी बॉडी को वो डायग्नोस करते हैं, फिर उसके बाद ही मेडिसिन देते हैं। वैसे टीचर भी डायग्नोस करते हैं, मतलब पहले जब कोई नया चैप्टर पढ़ाना होता है तो वो पहले से स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आता है, तो पहले वो क्या करते हैं डायग्नोस करते हैं आपको, फिर उसके बाद ही वो जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको समझाते हैं। ओके, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चा का कितना आइडिया है, उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है। अगर जैसे आपके टीचर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं और आपको पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा अगर आपको अगर थोड़ा थोड़ा अगर जवाब अगर आ रहा है तो इसका मतलब टीचर को ये लगेगा कि नहीं बच्चे को थोड़ा थोड़ा पता है और मुझे और थोड़ा थोड़ा बताना है। पर अगर आपको अगर कुछ भी अगर कोई मतलब आंसर अगर नहीं दे पा रहे, उसका मतलब टीचर को ये एक आइडिया लगेगा कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, मतलब वो चैप्टर को फिर वो क्या करेंगे, मतलब थोड़ा डीपली स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरा जो ईजी जो कॉन्सेप्ट है फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन आपका है सेल्फ असेसमेंट, तो देखो नाम से पता चला है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद भी को भी जांच पड़ताल कर सकता है, मतलब खुद को भी वो जांच सकता है कि उसको कितना आता है, उसका कितना नॉलेज है। ओके, देन आपका है परफॉर्मेंस, मतलब आपके परफॉर्मेंस के जरिए भी टीचर आपको एसेस कर सकते हैं, मतलब आपका पता लगा सकते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो या कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। और देखो परफॉर्मेंस जो आपका बेस असेसमेंट होता है आपका सिमिलर टू समेटिव असेसमेंट भी होता है। देन आपका है सेकंड है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शायद सभी को पता होंगे, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर सब्जेक्टिव फॉर्म पे आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो, जैसे आपका MCQ होता है, आपके MCQ पे एक क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फिर यहीं पे आपका चॉइस होता है A B C D, फिर आपको एक टिक करना होता है क्योंकि आपको भी पता है कि इन चारों में से सिर्फ एक ही आंसर है, तो जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे आपका है ट्रू फॉल्स, तो देखो आपको अगर कोई स्टेटमेंट मिला तो उसका आंसर आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, आप ऐसे ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं लिख सकते, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो जिस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही टाइप का आंसर होता है, सिर्फ एक ही आंसर होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब जिसको एक आंसर को मतलब बहुत सारे वे पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे हमारा आता है ऐसे, जैसे आपको बोलेगा कि दिवाली के बारे पे लिखो, तो आप इस करेक्ट आंसर को लिखने के लिए बहुत वे से एक्सप्रेस करते हो, जैसे ये एक अमावस की रात को मनाया जाता है, फिर आप हिस्ट्री पे थोड़े चले जाते हो कि उस दिन राम भगवान आए थे, मतलब एक स्पेसिफिक करेक्ट आंसर को आप बहुत वे पे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं, जैसे राइट इन 4 to 5 सेंटेंसेस, मतलब उसका आंसर 4 से 5 लाइन तक का ही होता है। वहीं पे देखो हम लोग एक आंसर को मतलब 4 या 5 लाइन से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो होता है आपके सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। असेसमेंट कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल।
फॉर्मल असेसमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारा पूरा बाकायदा पूरा पेन पेपर का टेस्ट होता है। मतलब हम लोग एक एग्ज़ाम पे जाते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं, फिर हमारे पास एक क्वेश्चंस आता है, फिर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं एक पेपर पे, आंसर पेपर पे लिखते हैं, फिर उसका हमको एक मार्क्स मिलता है, मतलब हमको एक स्कोर या फिर ग्रेड मिलता है, उससे हम लोग कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट। और इनफॉर्मल मतलब जैसे आपके टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और बीच में आपको कोई क्वेश्चन पूछते, तो देखो उसका कोई मार्क्स नहीं देते टीचर, मतलब वो बहुत ही कैजुअल मैनर पे होता है, वहीं पे आपको कोई लिखना पढ़ना, मतलब ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल पे ऐसे नहीं वो असेसमेंट लिए जाते हैं। वहीं पे आपको ऐसे ही मतलब बहुत ही कैजुअल मैनर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप भी बहुत कैजुअल से ही आंसर देते हो वहीं पे, जहाँ पे आपको कोई मार्क्स या कोई फिर ग्रेड नहीं मिलता है, वो सारे आपके इनफॉर्मल असेसमेंट पे आते हैं। देन आपका है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये शायद सबको पता होंगे कि इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट भी। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपको आपके मार्क्स आपके स्कूल टीचर देंगे, और अगर आपके मार्क्स अगर कोई बाहर वाला अगर दे रहा है तो वो होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। जैसे आपके प्रैक्टिकल पे होता है कि आपका जो वाइवा जो होता है एंड पे, वो आपके कोई बाहर से कोई टीचर आए रहते हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको एक मार्क्स देते हैं, वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। बोलते हैं ना आज एक्सटर्नल आए हैं, मतलब वो कोई बाहर वाला, आपका कोई स्कूल टीचर नहीं है, कोई बाहर वाला आके आपको मार्क्स दे रहा है, वो आपके एक्सटर्नल असेसमेंट पे आते हैं। और इंटरनल मतलब जब आपके खुद स्कूल की टीचर आपको एक मार्क्स देते हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट पे आते हैं। तो देखो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, मैं और एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। तो देखो पहले हम लोग पढ़े लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे पे, फिर हम लोग एक टेबल के बारे पे पढ़े, और उसके पहले हम लोग कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन के बारे पे भी थोड़ा पढ़े। फिर आप वो टेबल पे चले आओ। टेबल पे दो हिस्से थे, पहले हिस्सा पे था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव और सेकंड हिस्सा पे आपका था असेसमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब टीचर का क्या क्या उद्देश्य होता है, जब एक टीचर पढ़ाता है आपको कुछ तो उसका क्या क्या उद्देश्य होता है, वहीं पे आपका था क्रिएट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, ओके। और आपका असेसमेंट मतलब टीचर कैसे पता लगाएंगे कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। तो बहुत सारे एग्जाम जैसे प्रोजेक्ट हो गया, लैब हो गया, या फिर कोई लेवल हो गया, कोई डायग्राम लेवलिंग हो गया, तो यहीं से टीचर आपका असेसमेंट लेते हैं कि आप कितना अच्छे क्लास से समझ रहे हो। वो टेबल ख़त्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग था टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट पे आप एक पढ़े फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ओके। फिर आप पढ़े ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं, और जहाँ पे एक करेक्ट आंसर को लिखने के लिए हम लोग बहुत सारा वे यूज़ करते हैं, ओके, वो सारे आपके सब्जेक्टिव पे आते हैं। जैसे आपका ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग। देन आप हम लोग थर्ड पढ़े थे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल पे आपका बहुत ही कैजुअल मैनर पे आपके टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, और फॉर्मल पे आपको एक मार्क्स मिलता है, ओके। देन आपका लास्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे वो होता है आपका इंटरनल, और कोई जब बाहर वाला कोई टीचर आके आपको मार्क्स देता है वह होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सारा आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।